हेलो एवरीवन, आई हार्टली वेलकम यू अगेन ऑन वर्सेस एकेडमी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितनी कैटेगरीज हैं और इन्हें कैसे यूज करना होता है इन प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस। आज की वीडियो में हम यही पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम सेक्शन वन के 6 सब सेक्शन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम ऑपरेटर्स को कवर करने वाले हैं। तो वन बाय वन कौन कौन से ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो हमें एज ए प्रोग्रामर जानना जरूरी है इन सी प्लस प्रोग्रामिंग, उनको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑपरेटर्स होता क्या है ये समझते हैं। ऑपरेटर एक्चुअल में एक सिंबल है जो कि कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है ऑपरेंड्स के ऊपर। ऑपरेंड्स कोई वैल्यू हो सकती है, कोई कंटेनर जिसके पास कोई वैल्यू कंटेन है, या फिर कंटेनर के लिए हम क्या बोल सकते हैं, वेरिएबल जिसके पास कोई वैल्यू स्टोर है। उन वैल्यूज पे अगर मुझे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मुझे डेफिनेटली कोई ना कोई ऑपरेटर की नीड होगी। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखें, ए और बी की वैल्यू को मैं बाय यूजिंग प्लस ऑपरेटर ऐड करना चाहता हूँ। ए और बी यहाँ पे ऑपरेंड्स हैं जो कि इंटीजर वैल्यूज को या कोई फ्लोटिंग वैल्यू को या फिर कोई कैरेक्टर वैल्यू को होल्ड कर रहे होंगे। सिमिलरली प्लस इन वैल्यूज के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सिंबल यूज किया जा रहा है। तो आई होप कि आपको ऑपरेटर क्या होता है इसका एक बेसिक आइडिया लग गया होगा। तो चलिए आगे समझते हैं कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिनके बेस पे हम ऑपरेटर्स को अपने सी प्लस प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, चाहे प्लस हो, माइनस हो, इनटू हो, डिवीजन हो, मॉड्यूलस हो, ये सारे के सारे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस में आते हैं। इसके अलावा कौन कौन से ऑपरेटर हैं, तो रिलेशनल है, लॉजिकल है, असाइनमेंट है, बिटवाइज ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, टर्नरी ऑपरेटर है। ये सातों के सातों ऑपरेटर्स को हम वन बाय वन विद प्रॉपर एग्जांपल के साथ और साथ ही साथ हम कोड भी उसका चेक करेंगे कि किस तरह से इनको हम यूज करते हैं हमारी सी प्लस प्रोग्रामिंग में। तो सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जैसा कि मैंने कहा, प्लस ऑपरेटर जो कि एडिशन के लिए यूज किया जाएगा, जहाँ पे ए और बी दो ऑपरेंड्स हैं या हम बोल सकते हैं कंटेनर हैं जिनके पास कोई वैल्यू कंटेंट है और हम उनके ऊपर एडिशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे प्लस सिंबल का यूज करते हैं। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम माइनस सिंबल का यूज करेंगे, जहाँ पे ए और बी दो कंटेनर है जिनके पास वैल्यूज हैं। इनटू की अगर मैं बात करूँ तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यूज करेंगे, डिवीजन के लिए हम डिवाइड ऑपरेटर की बात करेंगे, और सिमिलरली रिमाइंडर के लिए मैं मॉड्यूलस ऑपरेटर की बात करूंगा। जो भी मुझे रिमाइंडर चाहिए होगा उसको मैं अगर गेन करना चाहता हूँ तो विद मॉड्यूलस ऑपरेटर मैं उसे गेन कर सकता हूँ। आई होप कि आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर के पांचों ही एग्जाम्पल क्लियर हो गए होंगे। अब इनकी कोडिंग में किस तरह से यूज होता है हम उसे एक बार चेक कर लेते हैं। सो वीएस कोड में मैं सपोज यहाँ पे दो वैल्यू ले लेता हूँ इंटीजर की, ए जिसकी वैल्यू मैंने ले ली है सपोज 10, एंड एक और वेरिएबल हम ले लेते हैं बी, क्योंकि हमें पता है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर जो हम यूज करने वाले हैं वो बाइनरी ऑपरेटर्स हैं और बाइनरी में दो ऑपरेंड्स की नीड होगी। यहाँ पे मैं सबसे पहले सम कैलकुलेट करना चाहता हूँ, ए एंड बी का। ENDL एक कीवर्ड है जो कि लाइन चेंजिंग के लिए यूज किया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि सारे ही जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस का रिजल्ट है वो सेपरेट लाइन में हो, सो दैट कि हमें कोई दिक्कत ना हो, हम इजीली उसे अंडरस्टैंड कर पाए। यहाँ पे मॉड्यूलस है, यहाँ पे हम डिवीजन की बात कर रहे हैं, या हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की हम बात कर लेते हैं, और यहाँ पे समेशन। तो यहाँ पे मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन करना है तो एस्टेरिस्क सिंबल जो कि मल्टीप्लिकेशन का यूज होता है, डिवीजन ऑपरेटर डिवाइड करने के लिए, और रिमाइंडर के लिए मॉडुलस ऑपरेटर। हम चेक कर लेते हैं जो हमारा आउटपुट है वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट शो कर रहा है या नहीं। तो फाइल को हम सेव करेंगे, सेव करने के बाद यहाँ पे मैं उसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, और यहाँ पे हमें क्लियर है कि हमारे जो रिजल्ट है वो कुछ इस टाइप के आ रहे हैं। वैल्यूज ए की 10 थी, बी की 3 थी, तो जो रिजल्ट सम का है वो 13 है। सब्ट्रैक्शन का 10 माइनस 3 विच इज 7। मल्टीप्लिकेशन में अगर हम बात करें तो 10 इंटू 3 30। डिवीजन में अगर मैं बात करूँ तो 10 डिवाइडेड बाई 3 विच इज 3। यहाँ पे ये पॉइंट याद रखने वाली बात है कि जब भी हम डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो इंटीजर ऑपरेशन, अगर कोई ऑपरेशन ऑपरेशन performed on integer value, result will be an integer value।
तो जो भी हमारा मल्टीप्लिकेशन का या डिवीजन का रिजल्ट रहेगा, वो हमें याद रखना है कि अगर दोनों ही ऑपरेंड इंटीजर टाइप के हैं तो रिजल्ट भी एक इंटीजर वैल्यू ही मिलेगी। जैसे यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई 3, मुझे ये क्लियर है कि एज अ अरिथमेटिक ऑपरेशन यहाँ जो वैल्यू आनी चाहिए वो आनी चाहिए 3.33, बट द रिजल्ट इज फ्री बिकॉज 3 एक इंटीजर वैल्यू है और 10 एंड 3 जिनके बीच में ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था वो भी हमारी दोनों इंटीजर वैल्यूज थी। दैट्स वाई यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है वो भी इंटीजर है। आई होप कि आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं पांचों ही बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लेटर ऑन हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर के लिए। तो रिलेशनल ऑपरेटर में हम जनरली चेक करते हैं दो डिफरेंट वैल्यूज के बीच में कंपैरिजन को। एग्जांपल के लिए यहाँ देखें और ये स्टेटमेंट भी ध्यान से देखें, कंपेयर करना होता है या तो वैल्यू ट्रू होगी यानी दोनों वैल्यूज सेम होंगी, या जो भी आप कंडीशन चेक करा रहे हैं वो कंडीशन ट्रू होगी तो हमें वहाँ पर वन वैल्यू मिलेगी रिटर्न में। वहीं अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हमें जीरो वैल्यू रिटर्न में मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए देखें, डबल इक्वल टू जो कि वैल्यूज को कंपेयर करता है कि दोनों वैल्यू इक्वल है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कहूँ 5 डबल इक्वल टू 6, तो यहाँ पे ये मुझे क्लियर है कि 5 6 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, फॉल्स, विच इज जीरो। सिमिलरली अगर मैं नॉट इक्वल टू के केस में बात करूं, तो नॉट इक्वल टू के केस में हम चाहते हैं कि 5 की वैल्यू क्या नॉट इक्वल टू है 6 के, तो यस इट इज ट्रू, 5 6 के इक्वल नहीं होता है। सिमिलरली हम ग्रेटर वैल्यू, लेस देन वैल्यू, ग्रेटर और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, इन सारी वैल्यूज को भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए डायरेक्टली हम प्रोग्राम पे ही चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे यही वैल्यू हम ले देते हैं 10 एंड 3, और मैं यहाँ पे चेक करता हूँ डबल इक्वल टू। डबल इक्वल टू में चेक कर रहा हूँ a इक्वल टू b। लेटर ऑन हम चेक करते हैं नॉट इक्वल टू, a is not equal to b, then less than, कि a वैल्यू जो है वो क्या लेस देन है b से, अगर ऐसा है तो यहाँ पे हमें ट्रू रिजल्ट मिलेगा। सिमिलरली ग्रेटर वैल्यू के लिए हम चेक करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे a इज ग्रेटर b, तो मुझे यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू मिल जाएगी। और जो हमारे पास लेस देन इक्वल टू है, जिसको हम लेस देन और इक्वल टू कह रहे हैं, वो मुझे चेक करना है। एंड द लास्ट ऑपरेशन विच इज ग्रेटर और इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू, तो यहाँ पे मैं लिख दिया ग्रेटर इक्वल टू। तो हम चाहें तो इन्हीं को यहाँ पर भी मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पे a लेस देन इक्वल टू, सो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे a ग्रेटर b, यहाँ पे a लेस देन b, नॉट इक्वल टू b, एंड यहाँ पे क्या a b के इक्वल है, इस a इक्वल टू b। तो मैं यहाँ पे कॉलन सिंबल लगा देता हूँ सो दैट कि हम जो एक्सप्रेशन है और जो रिजल्ट है उनके बीच में क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाए कि हाँ रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है। तो चलिए चेक करते हैं, फाइल को हम सेव कर लें सबसे पहले, एंड देन वी विल एग्जीक्यूट दिस कोड। तो यहाँ हम नोटिस करें a की वैल्यू 10 थी, b की 3, तो ये हमें क्लियर है कि 10 3 के इक्वल नहीं है, तो हमें सबसे पहले वैल्यू क्या मिल रही है, 0, विच इज फॉल्स। सेकंड, a इज नॉट इक्वल टू b, तो हमें ये भी क्लियर है क्या a b के इक्वल नहीं है, तो 10 b के इक्वल या 3 के इक्वल नहीं है, हाँ सही है, 10 3 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 1। थर्ड केस में मैं बात करूँ क्या a लेस देन b है, यानी क्या 10 b से कम है या 3 से कम है, तो नहीं, 10 जो है वो लार्जर है, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है, विच इज 0। सिमिलरली a ग्रेटर b, 10 ग्रेटर 3 है, यस ट्रू, सो रिजल्ट 1। सिमिलरली a लेस देन और इक्वल टू b, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू, ये दो कंडीशन से बीच में और की बात कर रहा है, तो अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो यहाँ पे रिजल्ट ट्रू ही होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखो a लेस देन और इक्वल टू b, क्या 10 लेस देन है 3 से या इक्वल है 3 के, तो नहीं, दोनों ही कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या मिल रहा है, 0। वहीं a ग्रेटर और इक्वल टू b, क्या a ग्रेटर है b के या इक्वल है b के, तो यस
10 ग्रेटर है 3 से, एटलीस्ट ये कंडीशन ट्रू है, भले ही 10 3 के इक्वल ना हो लेकिन ग्रेटर जरूर है, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है ट्रू। तो आई होप कि आपको ये जो रिलेशनल ऑपरेटर हैं जिनमें हम कंपैरिजन की बात करते हैं डिफरेंट वैल्यूज के बीच में, वो समझ में आ गया होगा। लेटर ऑन हम नेक्स्ट ऑपरेटर की बात करते हैं। इसमें हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की। जनरली लॉजिकल ऑपरेटर भी बुलियन ऑपरेटर्स हैं या बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, जहाँ पे हम बात करते हैं दो ऑपरेंड्स की। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो ऑपरेंड हैं, मैं मान लेता हूँ ए एंड बी। चूंकि दो ऑपरेटर हैं तो इनकी मैक्सिमम जो केसेस हो सकते हैं वो चार केसेस होते हैं अकॉर्डिंग टू टू की पावर एन, जहाँ पे एन की वैल्यू हमने क्या ली है टू। तो टोटल टू की पावर टू विच इज फोर पॉसिबल कॉम्बिनेशन विल बी देयर। और वो फोर पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या है, या तो दोनों वैल्यू जीरो होंगी, यानी दोनों ही इनपुट हमें जीरो मिलेंगे, या पहला इनपुट जीरो लेकिन सेकंड वन हो, थर्ड वन फर्स्ट वन हो सेकंड जीरो हो, या फिर दोनों ही क्या हो वन हो। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ किसकी, लॉजिकल एंड की, तो लॉजिकल एंड कहता है अगर दोनों वैल्यू ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। यहाँ पे लिखा है लॉजिकल एंड के केस में अगर बोथ ट्रू देन रिजल्ट ट्रू। तो यहाँ पे देखें क्या यहाँ पे दोनों ट्रू है, नहीं, दोनों जीरो जीरो है मतलब फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या होगा फॉल्स। सिमिलरली यहाँ पे एक फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स होगा, यहाँ पे भी एक फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स होगा, लेकिन यहाँ पे दोनों ट्रू है तो यहाँ रिजल्ट क्या होगा ट्रू। तो हमें क्लियर हुआ कि लॉजिकल एंड में दोनों ही इनपुट या दोनों ही रिजल्ट ट्रू है, तो हमारा जो एक्चुअल रिजल्ट बनेगा उन दोनों रिजल्ट के बेस पे वो क्या होगा ट्रू बनेगा। सेकंड अगर मैं बात करूँ लॉजिकल और की, तो लॉजिकल और इसके अकॉर्डिंग एटलीस्ट एक इनपुट वन होना चाहिए या एक रिजल्ट जो है वो ट्रू होना चाहिए। अगर एक इनपुट ट्रू है या रिजल्ट ट्रू है तो एक्चुअल जो रिजल्ट बनेगा वो भी क्या होगा ट्रू। फॉर एग्जाम्पल यहाँ जीरो जीरो यानी दोनों फॉल्स हैं तो रिजल्ट भी फॉल्स होगा। यहाँ बी की वैल्यू जो है वो वन है विच इज ट्रू, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा ट्रू। सिमिलरली ए की वैल्यू यहाँ पे वन है तो यहाँ पे भी रिजल्ट वन होगा या ट्रू होगा, और दोनों ही यहाँ पे वन है तो रिजल्ट भी क्या रहेगा ट्रू ही रहेगा। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा लॉजिकल और के केस में कि अगर दोनों ही फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स रहेगा, यानी दोनों ही कंडीशन अगर फॉल्स है तो जो एक्चुअल रिजल्ट होगा वो क्या होगा फॉल्स होगा। थर्ड जो है जिसको हम बोलते हैं नॉट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं नॉट या लॉजिकल नॉट। अगर मैं किसी एक के पीछे लॉजिकल नॉट की बात करूं तो ये जस्ट इन्वर्स कर देता है। जैसे ए की वैल्यू जीरो है तो यहाँ पे नॉट ए इज वन, नॉट ए इज वन, यहाँ पे वन से क्या हो जाएगा जीरो, यहाँ पर भी वन है तो ये भी जीरो। नॉट ऑपरेटर जो है जिसको हम लॉजिकल नॉट कह रहे हैं ये यूनरी ऑपरेटर होता है। तो हम इन तीनों ही ऑपरेटर को जिनको हम लॉजिकल ऑपरेटर्स कह रहे हैं एक बार कोड के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं। यहाँ हमने तीनों ही लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करी है। सबसे पहले हम बात करें लॉजिकल एंड की। तो यहाँ मैंने लॉजिकल एंड के रिजल्ट की बात करी। हमें यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखना है कि जो भी ऑपरेटर्स होते हैं उनमें अगर वन और जीरो की हम बात कर रहे हैं तो वन का मतलब एनी पॉजिटिव वैल्यू ट्रू, जिसको हम क्या कह रहे हैं वन, इसके अकॉर्डिंग एनी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू और एनी वैल्यू एक्सेप्ट जीरो एंड नल, यानी जीरो और नल के अलावा कोई भी वैल्यू अगर कंसीडर की जाती है तो उसे ट्रू में कंसीडर किया जाएगा, चाहे वो अल्फाबेट हो, चाहे वो इंटीजर वैल्यू हो, फ्लोटिंग वैल्यू हो, एक्स वाई जेड कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट नल एंड जीरो, तो उसे काय में कंसीडर करते हैं ट्रू में। वहीं अगर मैं फॉल्स की बात करूं तो फॉल्स में या हम बोले जीरो में नल एंड जीरो को कंसीडर किया जाता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, चाहे वैल्यू नेगेटिव हो पॉजिटिव हो या कोई कैरेक्टर वैल्यू हो उसे हमेशा ट्रीट किया जाएगा ट्रू से। वहीं अगर जीरो या नल है तो फिर हम उसे ट्रीट करते हैं फॉल्स से। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें ए की वैल्यू 10 है जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, इट मीन्स कि वो ट्रू है। सिमिलरली बी की वैल्यू 3 है, ये भी अपने आप में एक पॉजिटिव नंबर है तो ये ट्रू है। दोनों ही वैल्यू ट्रू है तो लॉजिकल एंड क्या देगा ट्रू रिजल्ट देगा, यानी वन वैल्यू प्रिंट करेगा। सिमिलरली यहाँ पे ए लॉजिकल और बी, लॉजिकल और बी,
चूंकि ए और बी दोनों ही ट्रू हैं तो रिजल्ट यहाँ पे भी ट्रू होगा। नॉट ए के केस में ए की वैल्यू चूंकि ट्रू है विच इज 10, तो ये अपोजिट कर देगा या रिवर्स कर देगा वैल्यू को विच इज जीरो या फॉल्स। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए बी की वैल्यू को मैंने जीरो कर दिया सो दैट कि हम क्लियर समझ पाए ए एंड बी, जिसमें बी की वैल्यू जीरो है एक वैल्यू फॉल्स है तो रिजल्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो जीरो। सिमिलरली यहाँ पे ए की वैल्यू 10 है जो कि पॉजिटिव नंबर है, एक कंडीशन ट्रू मिल रही है लॉजिकल और में तो रिजल्ट ट्रू होगा। और वहीं अगर मैं नॉट की बात करूँ तो ए की वैल्यू चूंकि ट्रू है तो ये अपोज कर देगा या अपोजिट कर देगा वैल्यू को, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या देगी मुझे जीरो रिजल्ट देगी। फाइल को सेव कर लेते हैं एंड देन हम इसे एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं। सो यस हमें क्लियर है कि लॉजिकल एंड एक वैल्यू फॉल्स होने के कारण रिजल्ट जीरो मिल रहा है, एक वैल्यू ट्रू होने पर यहाँ पे वैल्यू वन मिल रही है, और वहीं जो वैल्यू पॉजिटिव थी जिसको हम ट्रू कंसिडर कर रहे थे ए की, वहीं उसको रिवर्स कर दिया है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर ने और उसको रिजल्ट में क्या दिया है जीरो। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि तीनों ही लॉजिकल ऑपरेटर किस तरह से वर्क करते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर की कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में हम किसी भी वैल्यू के अंदर जो या हम बोल रहे हैं कि कोई कंटेनर के अंदर कोई वैल्यू है तो हम उस वैल्यू को किसी और कंटेनर में भी असाइन कर सकते हैं या कोई वैल्यू को ओवरराइड करने के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा है ए इक्वल टू बी, अगर ए की कोई वैल्यू है सपोज 5, ए की कोई वैल्यू है अगर 5 और मैं इसे बी में यूज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा बी इक्वल टू ए। तो सबसे पहले अगर हम नोटिस करें ए में 5 वैल्यू असाइन हुई है, फिर हमने ए की वैल्यू को असाइन किया है बी में, तो यहाँ पे जो इक्वल टू ऑपरेटर है इसको हम क्या बोल रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ये वैल्यू असाइन करने का काम करते हैं। इसके अलावा प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, इंटू इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉड्यूलस इक्वल टू, ये सारे ही असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं जिनको हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी कहते हैं। शॉर्ट हैंड क्यों कहना है, क्योंकि इनका जो ऑपरेशंस का रिजल्ट है वो रिजल्ट एक्चुअल में कॉम्बिनेशन है प्लस एंड इक्वल टू का। सिमिलरली माइनस इक्वल टू के केस में माइनस एंड इक्वल टू का, इंटू इक्वल टू के केस में इंटू एंड इक्वल टू का, डिवाइड इक्वल टू के केस में डिवाइड एंड इक्वल टू का, और मॉड्यूलस इक्वल टू के केस में मॉड्यूलस एंड इक्वल टू का। क्वेश्चन ये आता है कि जो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स होते हैं उनका नॉर्मल ऑपरेशंस में डिफरेंस क्या है। तो देयर इज अ डिफरेंस कि अगर मैं शॉर्ट हैंड की बात करूँ तो ये सिंगल ऑपरेटर की तरह ट्रीट हो रहे हैं, इसलिए इनका एग्जीक्यूशन फास्ट होगा। वहीं ये दो ऑपरेटर की तरह ट्रीट हो रहे हैं, पहले वैल्यू प्लस के लिए वर्क कर रही है, देन प्लस होने के बाद वैल्यू असाइन करने के लिए वर्क किया जा रहा है, प्लस के बाद असाइनमेंट के लिए वर्क किया जा रहा है। तो यहाँ पे दो ऑपरेटर्स का रोल प्ले करते हैं, इसलिए ये टाइम कंज्यूम करते हैं। आई होप कि आपको ये ऑपरेटर्स समझ में आ गए होंगे। इनको हम एक बार चेक कर लेते हैं एग्जीक्यूशन लेवल पे। तो यहाँ पे वैल्यू मैंने क्लियर रखी है भाई, ए की 10 एंड बी की 3 कर लेते हैं वापस से। और यहाँ पे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं इंट सी या वन बाय वन ऑपरेशंस के लिए। तो यहाँ मैंने लिखा है ए प्लस इक्वल टू सपोज बी। अगर मैं ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ इसका मतलब है कि सॉरी ए हम ऑलरेडी बना चुके हैं, ए प्लस इक्वल टू बी। अगर मैं इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा हूँ इसका मतलब मैं कह रहा हूँ कि ए इक्वल टू ए प्लस बी, यानी सबसे पहले वैल्यू बी की ए में ऐड हो, जो रिजल्ट होगा उसे वापस से मैं किस में असाइन कर रहा हूँ ए में असाइन कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में ए की वैल्यू 10 है, आफ्टर रिजल्ट ए की वैल्यू को हम चेक करें सो ए इक्वल टू ए, अगर हम सही हैं तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू है ओवरराइड होने के बाद कितनी हो जाएगी 13। पहले ए की वैल्यू 10 थी, बी की वैल्यू 3 ऐड हुई 13 एंड देन वापस से ए में असाइन हो गए। तो हम फाइल को चेक कर लेते हैं, सेव करने के बाद लेट अस चेक द एग्जीक्यूशन लेवल एंड यहाँ पे हमें ए की वैल्यू क्या मिल रही है 13। तो ये हमारे जो ऑपरेटर है जिनको हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर कह रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं माइनस इक्वल टू की बात करूँ तो यहाँ पे माइनस इक्वल टू में क्लियर दिख रहा है कि ए की वैल्यू क्या हो गई 7, ए की वैल्यू 10 थी, माइनस हुआ 3, 7 बचा और वापस से 7 किस में असाइन हो गया ए में असाइन हो गया। इसके अलावा इनटू इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू इसी तरह से रोल प्ले करते हैं। सो सेव एंड फाइल एग्जीक्यूट, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या मिल गई 30।
तो इस तरह से हमें क्लियर हुआ कि ये जो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर हैं असाइनमेंट में काफ़ी अच्छी हेल्प करते हैं, क्योंकि ये दो ऑपरेटर नहीं, ये सिंगल ऑपरेटर की तरह ट्रीट होते हैं। आई होप कि आपको ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी समझ में आ गए होंगे, या मैं ये कहूँ कि आपको असाइनमेंट ऑपरेटर समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से वैल्यू को किसी दूसरे कंटेनर में असाइन किया जाता है। नेक्स्ट अगर मैं ऑपरेटर की बात करूँ जिसको हम बोलते हैं बिटवाइस ऑपरेटर, जनरली बिट्स के ऊपर कैसे ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है ये हमें बिटवाइस ऑपरेटर के थ्रू पता चलता है। कौन कौन से ऑपरेटर हैं, तो सबसे पहले मैं बात करूँ बिटवाइस एंड। अभी हमने जो ऑपरेटर्स देखे थे लॉजिकल ऑपरेटर्स थे, जहाँ पे हम लॉजिकल एंड की बात कर रहे थे, लॉजिकल और की बात कर रहे थे, एंड लॉजिकल नॉट ऑपरेटर की बात कर रहे थे। इन्हीं ऑपरेटर्स में थोड़ा सा चेंज हुआ है, जहाँ पे हम बात करें किसकी, बिटवाइस एंड की, बिटवाइस और की, और बिटवाइस नॉट के लिए जो सिंबल यूज होता है वो सिंबल हमारा ये वाला है, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। इसका भी फॉर्मूला है -n+1, जो भी n की वैल्यू होगी उसका रिजल्ट हमें कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में कुछ इस टाइप से रिजल्ट में मिलेगा। इसे देखते हैं कोड में। इसके अलावा कौन कौन से हैं, तो हमने कहा बिटवाइस और है, एक्स और ऑपरेटर है, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है, एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर है। तो ये सारे के सारे ऑपरेटर्स हैं जिनको हम बिटवाइस ऑपरेशन में यूज करते हैं। इसके अलावा ये एक कोड में समझते हैं सो दैट कि हमें क्लियर हो कि किस तरह से वर्क करना है। तो यहाँ मैंने वैल्यू ली है ए की 10 और बी की 3। तो यहाँ हम चेक कर लेते हैं सबसे पहले बिटवाइस एंड। तो यहाँ पे मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया है ए बिटवाइस एंड बी। तो यहाँ रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे, ए एंड बी। रिजल्ट को कैलकुलेट करने से पहले हम एक बार अपने लेवल पे रिजल्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ ए की वैल्यू जो कि 10 है, और बिटवाइज ऑपरेशन में आपको ये कंफर्म होना चाहिए, पता होना चाहिए कि बिट में कन्वर्जन कैसे होता है। तो यहाँ पे काफ़ी सिंपल सा लॉजिक है जिसको हम बिट्स के कन्वर्जन में यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ 2 की पावर 0 की। सेकेंड जो बिट होती है वो 2 की पावर 1 है। थर्ड बिट होती है 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग वैल्यू ए की 10 थी, तो अगर मुझे 10 को रिप्रेजेंट करना है बिट्स के फॉर्म में, तो बिट्स के फॉर्म में 10 के लिए मुझे चाहिए 8, 4 नहीं चाहिए क्योंकि 8 और 4 12 हो जाएगा, 2 चाहिए, और पावर 1 नहीं चाहिए, मतलब वैल्यू 1 नहीं चाहिए। तो मुझे क्लियर है कि यहाँ पे 8 और 2 10 हो गया। आप चाहें तो इसी शॉर्ट में 8 4 2 1 का कॉन्सेप्ट के बेस पे भी याद रख सकते हैं। बस ये याद रखिए कि अगर और नंबर ऑफ बिट्स को आप लेफ्ट साइड असाइन करते हैं तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, यहाँ पे 32 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो हमें यहाँ पे ये भी क्लियर हो रहा है कि लेफ्ट साइड अगर मैं देखूँ तो नंबर जो है वो डबल होते जा रहा है, वहीं राइट साइड अगर मैं देखूँ तो नंबर जो है वो हाफ होते जा रहा है। तो इससे आपको ये क्लियर रहेगा कि नंबर को किस तरह से कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो हमारे केस में हमारे पास दो नंबर थे, एक 10 था जिसको मैंने रिप्रेजेंट कर लिया है 1010 के फॉर्म में, एक और नंबर है जिसको हम 3 कह रहे हैं, और 3 को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मुझे 2 की पावर 1 विच इज़ 2, 2 की पावर 0 विच इज़ 1। तो ये दो बिट मुझे 1 चाहिए, अदरवाइज बाकी सारे 0। तो ये मेरे पास दो नंबर आ गए हैं, तो मैं इसे अपने कोड में मेंशन कर लेता हूँ। 10 को मैंने कहा है, 10 को हम कह रहे हैं 1010, एंड 3 को हम कह रहे हैं 0011। अब मुझे इन्हीं के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो मैं यहाँ पे कमेंट की फॉर्म में और क्लियर कर लेता हूँ सो दैट कि हम जब ऑपरेशन परफॉर्म करें तो हमें दिक्कत ना हो। सो ए की वैल्यू अगर मेरे लिए है इन टर्म्स ऑफ बिट्स तो 1010, बी की वैल्यू जो है मेरे पास वो क्या है 0011। तो जो रिजल्ट होगा ए बिटवाइस बी का या बिटवाइस एंड ऑपरेटर बी का, वो हमारे लिए क्या होगा, तो यहाँ 10 चूंकि एक वैल्यू 0 है, और हम लॉजिकल एंड में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि अगर दोनों ट्रू नहीं होंगे तो रिजल्ट फॉल्स होगा। तो यहाँ पर एक चूंकि बी की वैल्यू में बिट जो है वो 0 है, तो यहाँ रिजल्ट 0 होगा। दोनों ही 0 है तो रिजल्ट 0 होगा, दोनों 1 है तो रिजल्ट 1, और एक 0 है तो रिजल्ट फॉल्स। तो इसका जो रिजल्ट आएगा ए एंड बी का वो क्या आ रहा है 0010 विच इज 2, 0010 विच इज 2। यहाँ 0010 विच इज 2। तो हम ये चेक कर लेते हैं एक बार आउटपुट कि हम जो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो फाइल को हम सेव कर लेते हैं, एंड देन वी विल एग्जीक्यूट दिस कोड। या आई होप कि आउटपुट विजिबल है कि हमारे जो ए एंड बी का रिजल्ट मिल रहा है वो क्या है 2 है। सिमिलरली
अगर मैं दूसरे ऑपरेशन की बात करूं तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ किसकी, और की। सो बिटवाइज और के केस में, बिटवाइज और के केस में अगर एक भी बिट ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू होगा। जनरली जो कैलकुलेशन होता है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर करते हैं। तो यहाँ पे 0 1, चूंकि एक 1 है तो 1, दोनों 1 है तो 1, 0 0 तो दोनों 0 हैं तो रिजल्ट 0, एक 1 है तो यहाँ पर रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे जो आउटपुट मुझे मिल रहा है 1 0 1 1, विच इज 1 0 1 1, which is 8 2 and 1, 11. So let us check this code. A bitwise or, bitwise or, फाइल को हम सेव कर लेते हैं, सेव एंड देन एक्सपोर्ट दिस कोड। यस, द रिजल्ट इज 11। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि बिटवाइज एंड बिटवाइज और किस तरह से वर्क करते हैं। सिमिलरली अगर मुझे किसी नंबर का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो मैं उसका कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या यूज करता हूँ, बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। तो यहाँ पे सपोज मैंने बिटवाइज लिया है बी के लिए, तो मैं बिटवाइज नॉट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है कॉम्प्लीमेंट का वो होता है -n+1। अगर n की वैल्यू सपोज हमारे केस में 3 है तो जो रिजल्ट आएगा बिटवाइज नॉट का वो क्या होगा, -4। सो लेट अस चेक दिस कोड फर्स्ट, फाइल सेव एंड देन एक्सिक्यूट। तो हमें क्लियर हुआ कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है बिटवाइज लेवल पे वो सेकंड कॉम्प्लीमेंट में कंसिडर किया जाता है, जिसको हम डायरेक्टली फॉर्मूले के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज -n+1 की वैल्यू। इसके अलावा जो लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर है उसको हम चेक कर लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अगर मैं लेफ्ट साइड शिफ्टिंग करता हूँ तो नंबर डबल हो जाते हैं, वहीं राइट साइड अगर मैं शिफ्टिंग करता हूँ तो वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ए की वैल्यू को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहा हूँ 1 बिट के लिए, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ ए लेफ्ट शिफ्टिंग 1 बिट। तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी मुझे वो क्या होगी, जो वैल्यू मुझे मिलेगी ए की लेफ्ट साइड 1 शिफ्ट कर रहा हूँ तो ये डबल हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड हम शिफ्ट करते हैं तो वैल्यू डबल होती है। तो ये जो 10 वैल्यू है ये क्या हो जानी चाहिए, 20 हो जानी चाहिए। तो लेट अस चेक, फाइल को मैंने सेव किया एंड देन एक्सिक्यूट दिस कोड। तो यहाँ पर मुझे क्लियर विजिबल हो रहा है कि अगर मैंने ए को लेफ्ट साइड 1 बिट शिफ्ट किया है तो ये जो रिजल्ट है वो 20 हो गया। हम नंबर ऑफ बिट्स शिफ्टिंग के लिए एक से ज़्यादा वैल्यू भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 करता तो वन टाइम इसकी वैल्यू क्या होगी 10 से 20, सेकंड टाइम इसकी वैल्यू क्या होगी 20 से 40। तो हम एक बार ऐसे चेक कर लेते हैं क्या रिजल्ट 40 आ रहा है। लेट अस चेक दिस। नहीं, फाइल सेव नहीं हुई है शायद, सेव नहीं, ए की वैल्यू 2, ओके सॉरी, ऑपरेशन में मैंने 1 ही दे दिया, इसे 2 कर लें पहले हम, फाइल सेव देन एक्सिक्यूट। तो यहाँ पे मुझे 40 वैल्यू मिलनी चाहिए। सो यस, हमने 2 टाइम शिफ्ट किया। फर्स्ट टाइम 10 से 20 वैल्यू हुई, सेकंड टाइम 20 से 40। सिमिलरली बी के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं बी की वैल्यू को 2 टाइम्स लेफ्ट साइड शिफ्ट करता हूँ तो फर्स्ट टाइम बी की वैल्यू चूंकि 3 है तो फर्स्ट टाइम ऑपरेशन के बाद ये क्या हो जाएगी 6, सेकंड टाइम्स 12। तो लेट अस चेक दिस, फाइल सेव एंड एक्सिक्यूट। सो यस, देयर इज अ 12। वहीं अगर मैं राइट शिफ्टिंग की बात करूं लेफ्ट शिफ्टिंग की जगह, तो हम कह रहे हैं कि नंबर हाफ होते जाते हैं। तो अगर ए की वैल्यू 10 है, फर्स्ट टाइम अगर मैं राइट शिफ्ट करूंगा तो 10 से 5 हो जाएगा, सेकंड टाइम में शिफ्ट करूंगा तो 5 से क्या हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर फॉर्मेट में है। एक बार चेक कर लेते हैं, आई सेव, लेट अस चेक दिस कोड। तो यस, देयर इज अ 2, सॉरी, बी की वैल्यू हमने शिफ्ट करी, तो बी की वैल्यू अगर मैं राइट शिफ्ट करता हूँ तो फर्स्ट टाइम क्या हो जाएगा 3 से 1 एंड 1 से फिर वो 0। तो हम यहाँ पे पहले ए कर लेते हैं और यहाँ पर भी ए कर लेते हैं, फाइल को सेव कर लेते हैं एंड देन एक्सिक्यूट। सो यस, देयर इज अ 2। फर्स्ट टाइम वैल्यू 10 से क्या हुई 5, 5 से फिर 2.5, लेकिन हमने कहा इंटीजर का रिजल्ट इंटीजर होगा तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 2। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम जब 2 टाइम शिफ्टिंग करते हैं राइट साइड में तो नंबर हाफ होते जाएंगे, लेफ्ट साइड शिफ्टिंग करेंगे तो नंबर डबल होते जाएंगे।
डायरेक्टली क्वेश्चन कभी-कभी ये सब पूछ लिया जाता है कि बिना मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के या बिना कोई फंक्शंस अप्लाई किए हुए क्या हम किसी नंबर को डबल कर सकते हैं या हाफ कर सकते हैं? तो यस, हम बिटवाइज़ ऑपरेटर के थ्रू कर सकते हैं। जहाँ पे बिटवाइज़ लेफ्ट शिफ्टिंग एंड राइट शिफ्टिंग इसमें रोल प्ले करते हैं। तो ये सारे ऑपरेटर आपको क्लियर हो गए होंगे। एक्सओर के केस में जो अपोजिट बिट्स होती हैं, उनका रिजल्ट ट्रू होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने बात की थी 4 फॉर्मेट ही पॉसिबल है 00, 01, 10 एंड 11। तो इन 2 केसेस को अगर हम देखें, तो इन दोनों ही केसेस में पहली वैल्यू 0, दूसरी 1, पहली वैल्यू 1, दूसरी 0 यानी दोनों अपोजिट रिजल्ट वैल्यूज़ हैं। तो अगर अपोजिट वैल्यूज़ होती हैं, तो हम वहाँ पे रिजल्ट क्या रखते हैं 1। एक्सओर ऑपरेटर में जस्ट अपोजिट इनपुट पे रिजल्ट जो मिलता है वो 1 मिलता है। जबकि जब सेम इनपुट होता है, तो जो रिजल्ट होता है वो फॉल्स होता है। तो इसे भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ए एक्सओर बी, एक्सओर बी। सो यहाँ अगर हम रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे अपोजिट है 1 0 तो 1, यहाँ दोनों सेम है, यहाँ सेम है तो ये भी 0 और यहाँ पे अपोजिट है तो 1, 1 0 0 1 विच इज 9। फाइल को हम सेव कर लेते हैं एंड देन एक्जीक्यूट दिस कोड। तो यस देयर इज 9। तो आई होप कि आपको ये सारे ही ऑपरेटर काफ़ी इजीली समझ में आ गए होंगे किस तरह से ऑपरेटर्स वर्क करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। सिक्स ऑपरेटर की बात करें जिसमें हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करते हैं, ये जनरली यूनरी ऑपरेटर होते हैं जिनमें हम या तो वन से इंक्रीमेंट करते हैं या वन से डिक्रीमेंट करते हैं। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेंड के पहले लगे हैं या ऑपरेंड के बाद लगे हैं, इससे भी इनकी मीनिंग चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्लस प्लस ए करता हूँ जहाँ पे ए एक ऑपरेंड है या कोई वेरिएबल है जिसके पास कोई वैल्यू कंटेंट है, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ पहले वैल्यू ए में इंक्रीमेंट होना चाहिए, उसके बाद अगर कोई ऑपरेशन है तो वो परफॉर्म हो। वहीं अगर मैं ए प्लस प्लस करता हूँ तो ए प्लस प्लस का मतलब पहले ए के ऊपर कोई भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो जाएंगे, उसके बाद ए की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा। इस टाइप के ऑपरेशंस को हम बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट, यानी पहले इंक्रीमेंट होना चाहिए उसके बाद अदर ऑपरेशन हो। वहीं इस टाइप के ऑपरेशन को हम बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, यानी पहले ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, लेटर ऑन इंक्रीमेंट होगा। सिमिलरली ये इंक्रीमेंट के साथ साथ डिक्रीमेंट ऑपरेशन पे भी वर्क करता है। तो हम एक बार इनको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू हमने 10 रखी है और मैं यहाँ पे सपोज एक इंटीजर वेरिएबल और ले लेता हूँ जिसका नाम हमने रखा है सी, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ सी इक्वल टू ए प्लस प्लस। नोटिस करिएगा यहाँ पे सी की वैल्यू ए की वैल्यू असाइन होगी पहले, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट की बात हो रही है, तो सी की वैल्यू क्या बन जाएगी विच इज 10। वहीं ए की वैल्यू 10 असाइन करने के बाद इंक्रीमेंट होके ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 11। तो हम दोनों ही वैल्यू को प्रिंट कर लेते हैं। सबसे पहले हम प्रिंट करते हैं ए की वैल्यू को, देन हम सी की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। ओके, सो हम चेक कर लेते हैं इस कोड को, फाइल सेव करिए देन एक्सिक्यूट। यहाँ देखिए ए की वैल्यू 11 हो गई, क्योंकि ए की वैल्यू पहले असाइन हो रही थी सी में, तो सी की वैल्यू 10 हो जाएगी, लेकिन ए बाद में अपनी वैल्यू को अपडेट कर रहा है। बाद में क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे जो यूज़ किया वो है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। वहीं अगर मैं यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करता, तो पहले वैल्यू ए की इंक्रीमेंट होती, 10 से 11 होती, फिर ये 11 वैल्यू सी में असाइन होती, यानी सी की वैल्यू भी क्या हो जाती 11 हो जाती। तो हम इसे चेक कर लेते हैं, फाइल को सेव करके एग्जीक्यूट कर लेते हैं और दोनों ही वैल्यू हम चेक करेंगे कि दोनों 11 आ रही है कि नहीं। यस, दोनों वैल्यू 11 हो गई। तो इस तरह से प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट वर्क करता है। सिमिलरली डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी है, जैसे अगर मैं पहले वैल्यू डिक्रीमेंट कर रहा हूँ और उसके बाद ए की वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 10 से 9 हो जाएगी, देन 9 वैल्यू असाइन होगी। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया है और यहाँ पे एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे दोनों ही वैल्यू 9 हमें क्लियर विजिबल हो रही है। वहीं अगर मैंने पोस्ट डिक्रीमेंट यूज़ किया होता, तो यहाँ पे पहले ए की 10 वैल्यू असाइन होती सी में और फिर ए अपनी वैल्यू को डिक्रीमेंट करता 1 से। तो यहाँ पे सी की वैल्यू तो 10 ही होती, लेकिन ए की वैल्यू क्या हो जाती 9। तो हम फाइल को सेव कर लेते हैं देन एक्सिक्यूट। तो यहाँ पे हमें क्लियर दिख रहा है कि ए की वैल्यू जो है वो किस तरह से वर्क कर रही है। आई होप कि आपको ये सारे ही ऑपरेशन काफ़ी इजीली समझ में आ गए होंगे कि ए की वैल्यू 9 है और उसके पहले उसने क्या करा है, ए की वैल्यू सी में असाइन करवाई हुई है। तो इस तरह से प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट
प्री डिक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर वर्क करते हैं। लास्ट ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो टर्नरी ऑपरेटर, एकमात्र टर्नरी ऑपरेटर जिसको हम कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं। इसका जो सिंटेक्स है वो क्या है, पहले कंडीशन दी होगी, उस कंडीशन का रिजल्ट जिस पे डिपेंड करता है कि कौन सा एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा। एक्सप्रेशन वन तब एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन ट्रू होगी। वहीं अगर एक्सप्रेशन फॉल्स होता है, या सॉरी कंडीशन फॉल्स होती है, तो एक्सप्रेशन टू को एग्जीक्यूट किया जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं सो दैट कि हमें समझ में आए कि किस तरह से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट को यूज किया हुआ है, एक वेरिएबल सी में ही ले लेते हैं, सी में। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि अगर ए की वैल्यू ग्रेटर है बी से, ए की वैल्यू ग्रेटर है बी से, तो मैं यहाँ पे ए की वैल्यू लिख रहा हूँ, और अगर फॉल्स होता है तो मैं चाहता हूँ बी की वैल्यू असाइन हो सी में। लेटर ऑन हम सी की वैल्यू को क्या करना है, प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ मैंने कहा कि अगर ए की वैल्यू ग्रेटर होती है बी से, कंडीशन ट्रू होती है, तो ए की वैल्यू असाइन हो जाए किसमें, सी में। वहीं अगर ए ग्रेटर बी फॉल्स होता है तो बी की वैल्यू असाइन हो जाए सी में। तो फाइल को सेव कर लेते हैं एंड चेक करते हैं कि किस तरह से वर्क कर रहा है। तो ये सी की वैल्यू क्या हो रही है, 10। 10 क्यों हो रही है, क्योंकि ए की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है बी से। अगर मैं इसको अपोजिट कर दूं, ए लेस देन बी, तो यहाँ पे क्या ए यानी 10 लेस देन है 3 से, नहीं, कंडीशन फॉल्स है। फॉल्स होगा तो कॉलन के बाद वाला स्टेटमेंट वर्क करेगा, विच इज बी की वैल्यू असाइन होगी सी में, विच इज 3। तो लेट अस चेक आफ्टर सेविंग दिस फाइल, एग्जीक्यूट कर लेते हैं कोड को और चेक करते हैं क्या रिजल्ट वही है। यस, सी की वैल्यू क्या होगी, 3, क्योंकि हमारा जो एक्सप्रेशन था, जो कि कंडीशन थी, सॉरी, ये कंडीशन फॉल्स है, इसलिए कॉलन के बाद का स्टेटमेंट वर्क करेगा। कंडीशन ट्रू होने के बाद क्वेश्चन मार्क के बाद वाला स्टेटमेंट वर्क करता है, या एक्सप्रेशन वर्क करता है। वहीं अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो कॉलन के बाद का स्टेटमेंट वर्क करता है। तो इस तरह से ये टर्नरी ऑपरेटर वर्क करता है। आई होप कि आपको सातों ही ऑपरेटर बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। समरी मेंशन है जिसको हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। ये सातों ऑपरेटर आई होप कि सबको क्लियर है। ऑपरेटर्स के केस में अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ ऑपरेंड्स के बेस पे इन्हें तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ऑपरेंड्स को एरिटी भी कहते हैं, तो एरिटी अगर दिया हो तो उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। एरिटी मीन्स नंबर ऑफ ऑपरेंड्स। तो अगर मैं कहूँ कि कोई ऑपरेटर है जो सिंगल ऑपरेंड पे वर्क कर रहा है तो वो यूनरी ऑपरेटर होगा। अगर कोई ऑपरेटर दो ऑपरेंड पे वर्क कर रहा है तो वो बाइनरी ऑपरेटर होगा। और अगर कोई ऑपरेंड तीन ऑपरेंड्स पे वर्क कर रहा है तो वो टर्नरी ऑपरेटर होगा। एकमात्र टर्नरी ऑपरेटर जिसको हमने कंडीशनल ऑपरेटर कहा है, जिसमें हम क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन की बात कर रहे हैं। पहला ऑपरेंड एक्सप्रेशन होता है जो कि एक कंडीशन है। सेकंड ऑपरेंड जो है वो एक्सप्रेशन जब वर्क करेगा जब कंडीशन ट्रू होगी। और थर्ड एक्सप्रेशन जो कि यह थर्ड ऑपरेंड है, ये वर्क कब करेगा, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो इस तरह से तीन ऑपरेंड होते हैं टर्नरी ऑपरेटर में। इसी तरह से सिंगल ऑपरेंड में इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट, ये हमारे क्या होते हैं, यूनरी ऑपरेटर होते हैं। इवन कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर भी यूनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में आता है। बाइनरी ऑपरेटर में अगर मैं बात करूँ जहाँ पे दो ऑपरेंड की बात करते हैं, तो अरिथमेटिक जितने भी ऑपरेटर्स हमने देखे वो बाइनरी ऑपरेटर थे। लेफ्ट शिफ्टिंग, राइट शिफ्टिंग, लॉजिकल एंड लॉजिकल नॉट, ये सॉरी लॉजिकल और, ये सारे के सारे हमारे क्या थे, बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। टर्नरी ऑपरेटर मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ये एकमात्र टर्नरी ऑपरेटर जिसको हमने कंडीशनल ऑपरेटर कहा है। ये हमारे पास कुछ सीरीज है यूनरी ऑपरेटर की, जिसमें हम निगेट या इन्वर्ट जिसको कॉम्प्लीमेंट कह रहे हैं, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, क्योंकि ये सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करते हैं। अगर मैं प्लस प्लस ए की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे प्लस प्लस ऑपरेटर जो है वो सिंगल ऑपरेंड पे वर्क कर रहा है, और वो ऑपरेंड कौन सा है, वो ऑपरेंड है ए। सिमिलरली अगर माइनस माइनस ए में कर रहा हूँ तो माइनस माइनस ऑपरेंड ऑपरेटर जो है वो ए ऑपरेंड पे वर्क कर रहा है, यानी सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करते हैं, इसलिए हमने क्या बोल रहा है, यूनरी ऑपरेटर बोल रहा है। बाइनरी ऑपरेटर के केस में अगर हम बात करें तो जहाँ पे दो ऑपरेंड की बात होती है, जैसे यहाँ पे ए प्लस बी लिखा हुआ है, ए और बी दो ऑपरेंड है, ए और बी दो ऑपरेंड है जिनके ऊपर प्लस ऑपरेटर वर्क कर रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो ऑपरेटर्स की कैटेगरी है, जिसमें सारे के सारे वो ऑपरेटर्स होंगे जो दो ऑपरेंड्स की डिमांड करते हैं। टर्नरी ऑपरेटर के लिए मैंने बता दिया है कि टर्नरी एकमात्र ऑपरेटर है जो कि तीन ऑपरेंड्स की डिमांड रखता है, जिनमें कंडीशन ट्रू होने पर सेकंड ऑपरेंड वर्क करेगा, कंडीशन फॉल्स होने पे थर्ड ऑपरेंड वर्क करेगा। पहला ऑपरेंड कंडीशन ही है, सेकंड ऑपरेटर सॉरी ऑपरेंड जो है वो एक्सप्रेशन वन है, और थर्ड ऑपरेंड जो है वो एक्सप्रेशन टू है।
ऑपरेटर की प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं इंटरव्यू में। कभी-कभी एक एक्सप्रेशन दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है इसका रिजल्ट क्या होगा? तो रिजल्ट आप तब कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपको पता हो कि अगर नंबर ऑफ ऑपरेंड्स किसी एक्सप्रेशन में एक साथ आ जाते हैं, तो पहले कौन-सा ऑपरेटर जो है वो परफॉर्म किया जाएगा अपने रिजल्ट के लिए। तो यहाँ पे प्रेसिडेंस का मतलब होता है कि व्हिच ऑपरेटर इवैल्यूएटेड फर्स्ट। एक से ज़्यादा ऑपरेटर अगर हैं, फॉर एन एग्जांपल मुझे कोई एक्सप्रेशन ऐसा दिया हुआ है a इंटू बी प्लस सी, तो मुझे बोडमास रूल के अकॉर्डिंग पता है कि मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्लस ऑपरेटर। तो मैं पहले ए इंटू बी को कैलकुलेट करूँगा, उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसमें मैं सी को ऐड करूँगा। यही चीज़ यहाँ पर भी है। प्रेसिडेंस ये बताता है कि अगर एक साथ नंबर ऑफ ऑपरेटर्स आपके पास अवेलेबल हों, तो उनमें सबसे पहले किस ऑपरेटर को आपको सॉल्व करना है। वहीं एसोसिएटिविटी ये बताती है कि अगर आपके पास सेम प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर्स आ जाते हैं, तो आपको पहले किस ऑर्डर में और किस ऑपरेटर को सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ए इंटू बी दिया है और इनटू सी दे दिया जाता है। तो आप पहले किस ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे? अगर आप इस ऑपरेटर को सॉल्व करते हैं तो किस बेस पे आप सॉल्व कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं एसोसिएटिविटी, कि एसोसिएशन किस साइड हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मल्टीप्लिकेशन की, जस्ट जो अभी हमने बात करी, तो मल्टीप्लिकेशन में जो एसोसिएटिविटी होती है वो क्या होती है, लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पे अगर मैं इसी एक्सप्रेशन की बात करूँ, तो सबसे पहले मैं इस ऑपरेटर को सॉल्व करूँगा, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें मल्टीप्लाई करूँगा इस सी की वैल्यू को। तो ये लेफ्ट टू राइट असाइनमेंट, जो असाइनमेंट नहीं बोलना चाहिए, एसोसिएटिविटी होती है, उसे मेंशन किया जाता है। तो आई होप कि आपको ये सारे के सारे जो ऑपरेटर से रिलेटेड की पॉइंट्स हैं वो कवर हो गए होंगे। इसके अलावा जो भी कैटेगरीज और उससे रिलेटेड ऑपरेटर्स हैं, उनके प्रेसिडेंस और उसी से रिलेटेड उनकी एसोसिएटिविटी को मेंशन किया गया है। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑपरेटर्स में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ पे पूरे ऑपरेटर्स को मैंने कवर किया हुआ है और हर एक ऑपरेटर को हमने विद एग्जांपल भी कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो से कोई भी इंसाइट मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और समझते हैं सी प्लस प्लस के आगे कौन कौन से टॉपिक्स हमारे पास अवेलेबल हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।